गांधी के इर्द गिर्द ये पूरा मुद्दा, साथ देने के लिए अखिलेश यादव इसमें उतर आए। मुझे बहुत एक मेरे आसान से सवाल का सर जवाब दीजिएगा तारिक खान जी, जब आप जातीय जनगणना के करने के लिए जाएंगे, जिसको आप कहते हैं आप पूरे देश में लागू करेंगे, तो आप ये किसी से नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी जाति क्या है? पूछेंगे नहीं, किसी से भी नहीं पूछेंगे? नहीं पूछेंगे, तो कैसे करेंगे जातीय जनगणना? मैं कह रहा हूं पूछेंगे। पूछेंगे ना आप, दिन भर पूछिए, पूछेंगे ना। जब में आप वहां पर जाति पूछ सकते हैं किसी की, तो आपसे कोई आपकी जाति पूछ ले बिना नाम लिए, तो उसमें समस्या क्यों? जिनकी मैंने फिर कहा मैम, मैं अपने मूल सवाल पे आता हूं और आप कहिएगा कि मैं आपको अपनी अच्छा लगा मूल या बात बुरा पर लगा। ऐसे आती हूं साहब कि बीजेपी ये कहती है कि आप तो पत्रकारों से भी उनकी जातियां पूछ लेते हैं। जिनकी जाति का पता नहीं, पत्रकार से ये नहीं कहा जाता है कि तुम्हारी जाति का पता नहीं, ये पूछा जाता है कि तुम अपनी जाति बताओ। मैं फिर से आता हूं अपने मूल सवाल पे। मुझसे पूछा गया कि मेरे माता पिता का पता नहीं, मुझे बुरा लगेगा। मैंने आपसे यही कहा कि आपके माता पिता का पता नहीं, बुरा लगेगा आपको? मैम बताइए ना, मुझे तो बुरा लगेगा मैम, क्योंकि मेरे माता पिता ही मेरा सम्मान है, मेरी जाति मेरा सम्मान है, मेरा धर्म मेरा सम्मान है। यही संविधान भी कहता है। मैंने आपसे कह दिया कि पता ही नहीं है आप किस, मैं अपने ऊपर कह रहा हूं, किसी को नहीं कह रहा हूं मैं किसकी औलाद हूं, मेरे माँ बाप का पता ही नहीं। तो मैम ये अपमान करना हुआ। ऐसे ही जाति भी है, सबकी जाति पता है। आप ब्राह्मण है, नाम से पता चल रहा है आपके। ये व्यवस्था हिंदुस्तान में है और बाबा साहब ने और मंडल कमीशन ने जो कुप्रथा थी, जो छुआछूत थे, उसको खत्म करने के लिए ये सब लेके आए थे, जो आरक्षण की व्यवस्था थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी से कहना कि पता नहीं है तुम्हारे माँ बाप कौन है। ऋषभ जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। ऋषभ जी मूल समस्या आप समझ रहे हैं? अभय जी आती हूँ आपके पास। ऋषभ जी मूल समस्या आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जिस तरीके से पूछा गया, समस्या उस बात पर है जो विपक्ष जिस तरीके से इस बात को अब क्लैरिफाई कर रहा है। पहली बात तो यह विपक्ष से पूछकर सवाल नहीं पूछना सीखेंगे हम, क्योंकि ये वही विपक्ष है जो सेना के वीरता पे भी सवाल पूछता है। ये वही विपक्ष है जो तुष्टीकरण की राजनीति को। अरे ऋषभ जी मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। 2014 का चुनाव हुआ, सुनिए मेरी बात। 2019 का चुनाव हुआ, 2019 के चुनाव के बाद क्या कहा गया जब आप लोगों की जीत हुई? कि आपने जाति से ऊपर उठकर हर किसी ने प्रधानमंत्री को सपोर्ट किया है। ये कहा गया कि नहीं कहा गया, ये बताइए मुझे। कहा गया कि नहीं कहा गया, मुझे बताइए। मैडम एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी द पार्टी विद डिफरेंस ऐसे नहीं है। जब हम अंत्योदय मूल मंच से कोई योजना निकालते हैं, जब ये कहा गया, ये जब कहा गया कि जात पात से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री को हर किसी ने सपोर्ट किया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको क्या जरूरत पड़ी है कांग्रेस के पिच पर आकर खेलने की? मत खेलिए ना। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप समावेशी विकास की बात करते हैं, आप सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं। आपको क्या जरूरत है कांग्रेस के पिच पर आकर खेलने की? मैम जवाब दे दूं? बोलिए। कोई किसी के पीछ पे नहीं खेल रहा, लेकिन कोई भारत का पीछ बिगाड़ेगा तो उसे खदेड़ बाहर करने में जरूर खड़े होंगे, ये तय है। और मैं इनको फ्लैशबैक पे ले जाता हूं, जो साथी प्रवक्ता बोल रहे थे, शायद इनको राजनीतिक मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इनके ही पार्टी के सर्वोच्च नेता नेहरू जी ने कहा था जब जाति आरक्षण पे व्यक्ति का उत्थान करने की बात होंगे तो वो दोहरी चरत के व्यक्ति होंगे। इनके ही राजीव गांधी ने आरक्षण के नाम पे व्यक्ति को बुद्धू कहा था। ये हम नहीं कह रहे, इनके ही पार्टी के नेताओं ने कहा है। और ये जाति जनगणना की बात कर दोहरी चरित और ढोंग रचने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात, आप अगर जाति पूछने की बात करेंगे, आप जाति को बीच में लाने की बात करेंगे, तो आप क्यों ना पूछे कि जो पूछे उससे पूछो आपकी जात क्या है, इसमें गलत क्या है? अगर कोई मेरे घर में नोट करके पूछेगा बताओ तुम किस जात के हो, तुम भारतीय नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। अजय उपाध्याय जी, इस पर आपका मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अभय जी आपके पास आना चाहूंगी। मुझे ये बताइए, कहीं से भी आपको ऐसा लगता है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर भटकाने की एक कोशिश है? आपको लगता है इस मुद्दे को इस तरीके से उठाना कि जातीय जनगणना के मुद्दे से भटकाया जा सके, हेवे उसको किया जा सके ताकि उस पर कोई बात ही नहीं हो फिलहाल? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए इसमें दोनों पक्षों की राजनीति अलग अलग चलेगी। कांग्रेस का प्रयास होगा, कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल है उनका प्रयास होगा कि जातीय राजनीति को जितना ज्यादा हवा दिया जा सके उतना ज्यादा उनके लिए अच्छा है। जबकि बीजेपी के लिए और बीजेपी के जो अलाई दल है उनके लिए है कि इसको मुद्दे को जितना दबाया जा सके तो उनके लिए अच्छा है।
तो दोनों की अपनी अपनी चाल है और दोनों की चाल में कौन आगे जाता है ये देखने वाली बात होगी। और जहां तक बात है कि देखिए यह देश के लिए या समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। अगर जातिगत, हमने 1990 का दशक देखा है कि जब जातिगत आधार पर काफी सारे मतलब वायलेंस हुआ करते थे, जातिगत आधार पर काफी सारे वायलेंस हम लोगों ने देखा, हम उससे भुक्तभोगी भी है, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ उसका, जातिगत वायलेंस का। तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से, हमारा देश हमारा समाज बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकला था, 30 साल पीरियड के बाद निकला था। लेकिन फिर से कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा अपने फायदे के लिए फिर से उसको मतलब उसको उभारा जा रहा है उस इश्यू को। इसका हमारे समाज के लिए कतई अच्छा नहीं होगा और इसके लिए हम लोग को बड़ी लंबी कुर्बानी है, बहुत बड़ी हम लोग को इसका ये करना पड़ सकता है। और जहां तक अभी गिरीश जी बोल रहे थे, यहां तक भी हमारे समाज में हुआ है कि पार्टी के नेता थे रामविलास पासवान साहब। रामविलास पासवान ने 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार में उन्होंने काम किया था। ऐसा नहीं कि मैं खुद मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, ऐसा उन्होंने किया, बल्कि उन्होंने मुस्लिम मुख्यमंत्री कैसे बने इसके लिए उन्होंने काम किया था। तो एक समय हमारे समाज में ऐसी भी थी कि लोग जाति आधार से ऊपर उठ करके इसके लिए काम करते थे, टोटल के लिए। आज के समय में फिर वही पीछे जा रहे हैं। ये हमारे समाज में अच्छी खबर दे रही है। ठीक है, ठीक है अजय जी, आपका जवाब लूंगी, लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि हम जब जाति व्यवस्था से ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन हमारे सियासी मुद्दे उसी जातीय व्यवस्था के इर्द गिर्द क्यों घूमते हैं? हम प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं, हम इसकी बात करते हैं, लेकिन हम उसी रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस के साथ चले जाते हैं जहां पर समाज डिसाइसिव नहीं होके डिवाइसिव हो जाएगा, जहां पर वो बटा हुआ नजर आएगा, वो फलाना इतनी पिछड़ी जाति का, वो इस वर्ग में आता है, वो उस वर्ग में आता है। अरे वर्ग में भी सब कैटेगरीज में सर जाति तो होती ही है ना, कुल मिलाकर देश तो बंटता है ना, लोग तो बंटते हैं ना उसमें। हम क्यों उस व्यवस्था को पूरी तरीके से छोड़ नहीं देते? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका और बड़ी ही सैद्धांतिक संवैधानिक पक्ष है इस पर। संविधान में प्रदत्त नागरिक अधिकारों की बात है और उसमें सामाजिक आर्थिक न्याय इको हो रहा है, उसको जरा ठीक कराने का प्रयास करेंगे। सामाजिक आर्थिक न्याय का अर्थ ही है कि जातियों के अंदर जो कमियां हैं, धार्मिक आर्थिक लेवल पर यदि कोई कमजोरी है, शैक्षणिक लेवल पर कमजोरी है, उसको कैसे पूरा किया जाए, और तभी उनको आरक्षण की व्यवस्था भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान में की गई और उसका कहीं ना कहीं उसको लाभ उस जाति को मिलने का प्रयास हुआ। पर न्याय की प्रक्रिया में जहां उनको मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिली, भागीदारी। अंबेडकर साहब ने इस व्यवस्था को लेकर क्या कहा था? 10 सेकंड सिर्फ। नहीं, अंबेडकर साहब ने इस व्यवस्था को लेकर क्या कहा था? वाज इट टेम्पररी और वाज इट परमानेंट सर? ये बताइए। इको हम समाज में आपको एक उदाहरण के तौर पर सर मैं बात करती हूँ, मैं एक उदाहरण के तौर पर, अजय उपाध्याय जी मेरी बात सुनिए, एक उदाहरण के तौर पर जल्दी से बात करती हूँ क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम बचा है। 10 सेकंड देती हूं। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप बोल लीजिए सर, कोई बात नहीं, बोलिए जी। मैं कह रहा हूं कि किसी की जाति पूछना, किसी को जाति के कारण प्रताड़ित करना या उसके अधिकारों का हनन करना, ये नकारात्मक पक्ष है जो पार्लियामेंट के अंदर दिखा है। अच्छा। जातीय जनगणना कराना इस नकारात्मक नहीं, ये सकारात्मक है, जिससे कि आर्थिक और उनका राजनीतिक उत्थान होगा, उनको भागीदारी मिलेगी और उनके हिसाब से उनको योजनाओं का लाभ होगा। हम वो चाहते हैं, यही अंतर है दोनों में। और इसको यदि कोई नहीं समझना चाहता है तो वो उसकी मनुवादी सोच है, वो चाहता नहीं है कि लोग सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बढ़े। जब सभी समाज के लोग एक स्तर पर आएंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। ये कह देने से नहीं होगा सबका साथ सबका विकास, और कहें और उसके बाद 2 लोग का विकास और 2 लोग ही पावर में रहें, ये नहीं। ऋषभ जी 30 सेकंड में जल्दी से जवाब देंगे इसका। आवाज आ रही है मैम? जी ऋषभ जी बात पूरी करेंगे, जल्दी से काउंटर रखेंगे 30 सेकंड में सर। मैम अगर हम किसी से ये पूछते हैं कि आपको भूख लगी है क्या, मैं भूखे को भूख देखकर खाना दूंगा, तो आप इस बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं। और आपसे अगर कोई पूछ ले आपको भूख लगी है क्या, अरे मुझे भूखा कह दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, तो ये दोहरी चरित्र भैया बंद कीजिए, हाथ जोड़ता हूं, देश की जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें। पॉइंट 1। दूसरी बात, या तो आप अपने राजीव गांधी जी, नेहरू जी के स्टेटमेंट पे अड़िग रहे जिन्होंने कहा था आरक्षण के लोगों को बुद्धू, और दूसरा जाति के आधार पर पनपे इंसान को दोहरी चरित्र वाला। ये मैंने नहीं कहा, नेहरू जी ने
और राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड से निकाल ले। तो या तो उनके पे अड़िग रहे या राहुल गांधी जी को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं अपने आप को सुरक्षित मानता हूँ, बाकी जो मेरे पुराने वरिष्ठ नेता रहे वो बिल्कुल इनके अकॉर्डिंगली बुद्धि नहीं सरेआम चैनल पर स्पष्ट। पंडित नेहरू के दृष्टिकोण के उन्हीं के समय में आरक्षण की व्यवस्था थी ठीक है। और दलित और आदिवासी समाज के लिए 10 साल का आरक्षण हुआ।